हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक के अंदर हमने डिस्कस किया था अबाउट केमिस्ट्री, दैट व्हाट इज़ केमिस्ट्री, उसका क्या क्या उसकी इम्पोर्टेंस है, क्या क्या उसकी स्कोप है। और हमने डिस्कस किया था कि कौन कौन से प्रॉब्लम्स जो हैं वो केमिस्ट्री की वजह से हो रही हैं या जिनको केमिस्ट्री दूर कर सकती है। तो जब मैंने आपको केमिस्ट्री की डेफिनेशन दी थी तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि केमिस्ट्री इज़ नथिंग बट इट इज़ अ स्टडी ऑफ मैटर। मैटर की स्टडी जो है वो केमिस्ट्री है, मैटर को पढ़ना ही केमिस्ट्री है। तो आज हम डिस्कस करेंगे दैट व्हाट इज़ मैटर, मैटर क्या चीज़ है, इसके बारे में आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन। आज हम मैटर की फ़िज़िकल क्लासिफिकेशन के बारे में ही पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले व्हाट इज़ मैटर या नेचर ऑफ मैटर। जो मैटर है वो क्या होता है, हमारे आसपास जो भी चीज़ आपको दिखाई दे रही है, एनीथिंग दैट वी सी अराउंड अस इज़ मेड अप ऑफ मैटर। या हम कहते हैं कि मैटर इज़ एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, दैट इज़ कॉल्ड मैटर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को। मैटर को हमने बेसिकली दो हिस्सों में बांटा है, दो मेजर क्लासिफिकेशंस की हैं मैटर की। वन इज़ द फिज़िकल क्लासिफिकेशन एंड द सेकंड इज़ द केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, फिज़िकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। आज के लेक्चर में हम जो पढ़ेंगे दैट इज़ द फिज़िकल क्लासिफिकेशन ऑफ द मैटर। केमिकल क्लासिफिकेशन फिर हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फिज़िकल क्लासिफिकेशन ऑफ द मैटर को। आप पहले ये फ्लोट चार्ट देख लीजिए। ठीक है, फिज़िकल क्लासिफिकेशन आप छोटी क्लासेस के अंदर भी पढ़ते आए हैं मैटर की। वैसे तो केमिकल क्लासिफिकेशन भी पढ़ा है कुछ हद तक, उसकी बात हम कल करेंगे। तो चलिए फिज़िकल क्लासिफिकेशन में मैटर को हमने तीन भागों में बांटा है, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। ठीक है, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, फिर आगे ठोस को हमने दो भागों में बांटा है, क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस। ये डिटेल के अंदर आप +2 क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिज़िकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को डिटेल के अंदर। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि फ़िज़िकल क्लासिफिकेशन के अंदर हम तीन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, जिनको हम 3 स्टेट्स ऑफ मैटर बोलते हैं या 3 फेजेस ऑफ मैटर बोलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सॉलिड्स के साथ। Solids are the matter which having fixed shape, fixed volume and almost impossible to compress। आपको पता है, पढ़ते आए हैं आप कि ठोस कौन होते हैं या सॉलिड्स कौन होते हैं, जिनकी शेप फिक्स होती है, जिनका वॉल्यूम फिक्स होता है और जिनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। हिंदी में आप पढ़ते थे कि जिनका संपीड़न नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे पास सॉलिड्स। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे एक बात आपको बताना चाहूँगी, जो सॉलिड्स हैं उनको हम पाउडर फॉर्म के अंदर क्रश कर देते हैं, जिससे कि उसकी फिक्स्ड शेप डिस्ट्रॉय होती है। लेकिन अगर हम वैसे देखें तो वो जो पाउडर है वो भी स्टिल एक सॉलिड ही है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखने की है। कई बच्चों के मन में ये क्वेश्चन होता है कि जो पाउडर होते हैं वो तो सॉलिड नहीं होते, तो उनको सॉलिड कैटेगरी में क्यों क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, चलिए सॉलिड्स की और क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। सॉलिड्स के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल पास में होते हैं। ठीक है, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, और जो मूवमेंट है पार्टिकल्स की वो बहुत ही कम होती है। ऐसा नहीं कहेंगे हम कि मूवमेंट होती ही नहीं, वो जो पार्टिकल्स हैं सॉलिड के, जो ठोस के कण हैं, वो अपनी जगह पर पड़े पड़े ही वाइब्रेट करते रहते हैं एक जगह पर ही। ठीक है, तो यानी कि उनके अंदर कौन सा मोशन होता है, वाइब्रेशनल मोशन होता है। ठीक है, और अगर हम हीट कर दें सॉलिड को किसी को, तो उनका जो ये वाइब्रेशनल मोशन है ये और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, थोड़ा वाइब्रेशंस और ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाती हैं। तो ये थे हमारे पास सॉलिड्स के करेक्टरिस्टिक्स। अब सॉलिड्स जो हैं वो बेसिकली दो तरह के होते हैं, क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड्स। डिटेल के अंदर आप +2 क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन
थोड़ा सा बताती हूँ आपको क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस के बारे में। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं उसके अंदर एक फिक्स्ड पैटर्न होता है, ठीक है। एक रिपीटेटिव यूनिट्स होते हैं जिनको हम क्रिस्टल्स बोलते हैं या यूनिट सेल बोलते हैं, और अमॉर्फस सॉलिड्स के अंदर कोई ऐसे स्मॉल रिपीटेटिव यूनिट्स नहीं होते, ठीक है। और उनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है उसकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती, शेपलेस होते हैं। तो ये थे हमारे क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड्स। नेक्स्ट इज़ द लिक्विड्स। लिक्विड्स कौन होते हैं? ऐसा मैटर जिसका वॉल्यूम तो फिक्स्ड हो लेकिन शेप फिक्स ना हो, ठीक है। उसको जिस कंटेनर के अंदर हम डालते हैं उसी कंटेनर की वो शेप ले लेते हैं, और लिक्विड्स को भी कंप्रेस करना डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। और लिक्विड्स के अंदर थोड़े ज़्यादा एनर्जी के पार्टिकल्स होते हैं जिसकी वजह से उनके बीच में म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स थोड़ा कम होता है, और लिक्विड्स के पार्टिकल्स थोड़ा इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं एज़ कम्पेयर टू द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। यही रीज़न है कि लिक्विड्स की कोई फिक्स शेप नहीं होती, और लिक्विड के पार्टिकल्स स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं, एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, और कोलाइड करके वापस रीबाउंड हो जाते हैं। अब हम बात करें लिक्विड्स की और प्रॉपर्टीज़ की, ठीक है। तो एक मिनट, हाँ जी, जब किसी लिक्विड को हम किसी कंटेनर में लेते हैं तो उसका जो टॉप सरफेस होता है, जो ऊपर वाला सरफेस होता है, बिल्कुल जैसे पानी को हमने एक बीकर के अंदर ले लिया, एक बर्तन के अंदर ले लिया, तो उसका जो ऊपर वाला सरफेस है उसके अंदर मूविंग पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। वो पार्टिकल्स मूव करते हैं, लेकिन वो पार्टिकल्स नीचे वाले पार्टिकल्स के द्वारा अट्रैक्ट किए जाते हैं, ठीक है। और उनमें उस अट्रैक्शन से बचने के लिए कोई एनर्जी नहीं होती, हम ये कह सकते हैं, और जिसकी वजह से जो बाउंड्री है टॉप सरफेस की वो उसके अंदर रहते हैं, जिसकी वजह से लिक्विड को एक फिक्स्ड वॉल्यूम मिलता है, ठीक है। अगर ऊपर वाले सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको नीचे वाले मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ना करें, ठीक है, तो क्या होगा, वो मॉलिक्यूल्स हवा में उड़ जाएंगे, ठीक है। तो जो ज़्यादा वोलेटाइल लिक्विड्स होते हैं, वोलेटाइल मतलब जो जिनके वेपर्स बन जाते हैं, आपने देखा होगा पेट्रोल है, ये सारे जो वोलेटाइल लिक्विड्स हैं, इनके अंदर क्या होता है, जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, जिसकी वजह से ये जल्दी जल्दी इवेपोरेट हो जाते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट इज़ द गैसेस। तो गैस वो मैटर है जिसकी शेप फिक्स नहीं होती, ना ही उसका वॉल्यूम फिक्स होता है, और जिनको कंप्रेस करना बहुत ही आसान होता है, यानी कि जिनका संपीड़न करना बहुत ही आसान होता है। इसके अंदर हाई एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं जो एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं, जिनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम होती है, ठीक है। और ये जो पार्टिकल्स हैं ये जितना पॉसिबल स्पेस इनको मिलता है उसमें स्प्रेड हो जाते हैं, इसी वजह से इनका ना तो फिक्स्ड शेप होती है और ना ही इनकी फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, ठीक है। तो ये थी हमारे पास गैसेस। अब हम बात करते हैं चेंज ऑफ स्टेट की। आपने पढ़ा हुआ है 9th क्लास के अंदर कि कैसे एक पदार्थ की एक अवस्था को दूसरी अवस्था के अंदर हम परिवर्तन कर सकते हैं, यानी कि चेंज ऑफ स्टेट में हम डिस्कस करेंगे कि एक स्टेट को दूसरी स्टेट में हम कैसे बदलें। आप करते आ रहे हैं, फ्रिज में बर्फ़ जमाते हैं पानी की, ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं हम, चेंज ऑफ स्टेट है, या पानी को उबालते हैं, दैट इज़ ऑल्सो द चेंज ऑफ स्टेट, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसको हम। जो मैटर होता है वो अपनी स्टेट्स को चेंज कर सकता है, फिज़िकल स्टेट्स को, ठीक है, विदाउट चेंजिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक। जब मैटर अपनी स्टेट को चेंज करता है तब एनर्जी या तो रिलीज़ होती है या एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब होती है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। जब हम सॉलिड से लिक्विड जाते हैं तो उस चेंज ऑफ स्टेट को हम मेल्टिंग या फ्यूज़न कहते हैं, पिघलना, ठीक है। या उसका उल्टा अगर हम देखें तो उसको हम कहेंगे फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन, जिसको हम कहते हैं जमना, ठीक है। बर्फ़ का पिघलना या पानी का जमना, ठीक। मेल्टिंग या फ्रीजिंग, या इसको हम मेल्टिंग को फ्यूज़न भी कहते हैं और फ्रीजिंग को हम सॉलिडिफिकेशन भी कहते हैं। तो कोई चीज़, बर्फ़ जो है वो पानी के अंदर कब पिघलती है, उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पे एक सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पर एक सब्सटेंस लिक्विड से सॉलिड स्टेट के अंदर चला जाता है, ठीक है।
वैसे ये दोनों चीज़ें एक ही होती हैं, एक ही टेम्परेचर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम पानी को जमाना चाहें, ठीक है, बर्फ़ बनाना चाहें, तो आपको पता है कि बर्फ़ कब बनती है, 0 डिग्री सेल्सियस पे बनती है। और अगर बर्फ़ को हम 0 डिग्री सेल्सियस पे रख दें तो वो पानी में बदलना शुरू हो जाती है। यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ़ का तो क्या है, मेल्टिंग पॉइंट है, और 0 डिग्री सेल्सियस वाटर का क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जब कोई मैटर अपनी स्टेट चेंज कर रहा है लिक्विड टू गैस, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन या बॉइलिंग। ठीक है, उबलना या भाप बनना। और उसका जो उल्टा प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं कंडेंसेशन, यानी कि भाप से जब वापस पानी बन जाए उसको हम कंडेंसेशन बोलते हैं, जिसको हिंदी में हम संघनन बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वैसे तो डिटेल से इसकी डेफिनेशन हम 5th चैप्टर के अंदर स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ बेसिक से डेफिनेशन आपको मैं बताती हूँ। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पे जो सब्सटेंस है वो लिक्विड टू गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और इसका जो उल्टा होता है कंडेंसिंग पॉइंट, वो क्या है, जब कोई सब्सटेंस गैस से लिक्विड स्टेट के अंदर आ जाता है। सिमिलरली जैसे मेल्टिंग और फ्रीजिंग पॉइंट एक ही चीज़ होती है, वैसे ही जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट और कंडेंसिंग पॉइंट है वो भी एक होता है। 100 डिग्री पे पानी जो है वो बॉयल होकर भाप बन जाता है, और 100 डिग्री पे ही भाप वापस पानी में बदल जाती है। ठीक है, तो अगर कोई लिक्विड, यहाँ पर एक चीज़ और मैं बताऊँगी, अगर कोई लिक्विड अपने आप, ठीक है, किसी बिना हीट किए उसको बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे, बिना हीट किए का मतलब बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, तो उसको हम, उस प्रोसेस को हम इवेपोरेशन कहते हैं। ठीक है, हमने सुना हुआ है वाष्पन। ठीक है, तो वाष्पन क्या होता है, इट इज़ द चेंज ऑफ द लिक्विड टू द गैसियस स्टेट at a temperature less than the boiling point. This process is called as evaporation. ठीक है, अब हम कुछ बातें करेंगे कुछ सब्सटेंसेस की, जैसे कि आयोडीन हो गया और सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि सीधा लिक्विड सॉलिड से गैसियस स्टेट में चले जाते हैं। अब हम अगर देखें, पानी को देखें, सपोज़ बर्फ़ है हमारे पास, ठीक है, और बर्फ़ से हमने भाप बनानी है, तो कैसे बनेगी बर्फ़ से भाप, पहले बर्फ़ को अगर हम गर्म करेंगे तो वो पानी बनेगा, और पानी से फिर भाप बनेगी। ठीक है, यानी कि ज़्यादातर सब्सटेंसेस क्या करते हैं, सॉलिड स्टेट से होते हुए लिक्विड स्टेट के अंदर जाते हैं, सॉलिड से होते हुए लिक्विड के अंदर जाते हैं, और लिक्विड स्टेट से होते हुए गैस स्टेट के अंदर जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से चलता है, या फिर रिवर्स। लेकिन हमारे कुछ सब्सटेंसेस जैसे कि आयोडीन हो गया या सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, अगर हम इनको गर्म करें, सॉलिड स्टेट में होते हैं ये, अगर हम इनको गर्म करें तो ये सीधा बिना पिघले, बिना लिक्विड स्टेट में जाए, ये गैसीय स्टेट में चले जाते हैं, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। ठीक है, सब्लिमेशन को हम हिंदी में क्या बोलते थे, ऊर्ध्वपातन। ठीक है, और उल्टा भी हो सकता है, सीधा गैसीय स्टेट से ये सब्सटेंसेस बिना लिक्विड स्टेट में जाए सॉलिड स्टेट में चले जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, डिपोजिशन। इसको भी हम जमना कहते हैं एक तरह से। ठीक है, तो ये थे हमारे पास मैटर की फिजिकल क्लासिफिकेशन। टुमारो वी विल डिस्कस द केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द मैटर। कल केमिकल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आप सबको फिजिकल क्लासिफिकेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू। Have a nice day.